चालू करिए अंकित जी। जी सर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था अंशु जी? एक सेकेंड सर, रुक जाइए। सर एक तो शादी के वक्त ग्रह, मंदे ग्रह और उनका उपाय, और ग्रह ग्रह फल का ग्रह और राशि फल के ग्रह से। वो पढ़े थे बुद्ध का भेद, ग्रह उसके फल बाद। नहीं मैडम, बुध का वेद तो उससे पहली क्लास में पढ़ा था। हाँ शादी के वक्त के ग्रह हाँ हाँ और हाँ, और शादी के बाद ग्रह फल। मंदे ग्रह, जो हाँ मंदे ग्रह रहते हैं उसका कैसे उपाय करना है वो सब पढ़े थे। ठीक है। ग्रह फल के ग्रह और राशि फल के ग्रह। आज हम लाल किताब की इसी सीरीज में जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है लाल किताब का, जिसके लिए लाल किताब खुद जानी जाती है, कि लाल किताब में टोटके बताए गए हैं। तो आज हम इन्हीं टोटकों पर बात करेंगे कि लाल किताब से ये टोटके अर्थात रेमेडीज या उपाय कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम उपायों की बात कर रहे हो तो मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी प्लेनेट किसी खाने में बैठता है, कोई भी प्लेनेट किसी खाने में बैठता है, तो जिस खाने में बैठता है उस खाने में वो अच्छा रिजल्ट देता है और खराब रिजल्ट भी देता है। अच्छा रिजल्ट और खराब रिजल्ट जो देगा उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लासेस में एक चार्ट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि कोई भी प्लेनेट किस हाउस में जाकर अच्छा रिजल्ट देता है या खराब रिजल्ट देता है। तो जो अच्छा रिजल्ट देता है कई बार देखने में आता है कि वो भी खराब रिजल्ट देने लगता है। उसके पीछे का कारण केवल एक होता है कि उस पर किसी न किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है। तो यदि आप किसी ग्रह की स्थिति को देखकर उपाय कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उस पर एक बार किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किस खाने की दृष्टि पड़ रही है, इस पर भी गौर जरूर करें। तो जब आप इन दो महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हुए प्रिडिक्शन करते हो तो वो जो प्रिडिक्शन है वो अप्लाई हो जाती है। और जब बात उपायों की आती है तो उपायों में भी आपको ये दोनों रूल्स ध्यान रखने हैं। अब लाल किताब के अपने सिद्धांत हैं कि लाल किताब में कैसे उपाय किए जाते हैं और कराए जाते हैं। तो लाल किताब की इस सीरीज में मैंने कल आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक होता है राशि फल का ग्रह और एक होता है ग्रह फल के ग्रह। मैंने आपको बताया था कि ग्रह फल के ग्रह का उपाय किया जा सकता है ना, सॉरी, ग्रह फल के ग्रह का उपाय नहीं किया जा सकता है और राशि फल के ग्रहों का उपाय किया जा सकता है। यदि आपको ग्रह फल के ग्रहों का भी उपाय करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट उसका भी अपना एक तरीका होता है कि आप किसी भी ग्रह को शिफ्टिंग नहीं करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि राशि फल के ग्रहों को आप शिफ्ट करा सकते हैं यदि वो किसी खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन ग्रह फल के ग्रह को आप कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन नहीं करा सकते। लेकिन वो जिस हाउस में, जिस खाने में बैठा हुआ है, आप उसका उसी खाने पर उसका जो उपाय हो सकता है उससे संबंधित आप उसको उपाय करा सकते हैं, जिस चीजें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। तो आज उन उपायों की सीरीज में ही कि कैसे हम उपायों को करते हैं लाल किताब में, इस पे बात करने वाले हैं। तो लाल किताब कहती है कि यदि हमें पहले घर में या पहले घर का उपाय कराना हो या किसी भी प्लेनेट को पहले घर में पहुंचाना हो, ट्रांसफर करना हो, तो उसे उस व्यक्ति के गले में
उस ग्रह से संबंधित चीजों को पहनाया जाता है। तो पहले घर में यदि किसी प्लेनेट को करना है, पहुंचाना है, तो आप उससे ग्रह से संबंधित जो चीजें होती हैं उस चीजों को आप गले में पहना दें। इसी प्रकार यदि आपको खाना नंबर 2 में पहुंचाना है, तो खाना नंबर 2 में पहुंचाने के लिए आप किसी धर्म स्थान से, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सारी चीजों में, इन सारे स्थानों में आप उस ग्रह की संबंधित जो चीजें होती हैं, जो सामग्री होती है, वो आप वहां पे पहुंचा सकते हैं। अंकल जी एक एग्जाम्पल दे दिए, जैसे पहले घर में राहु बैठा खराब फल देता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है। जी सर, उसको अभी गले में कैसे क्या पहनना है या कैसे करना है थोड़ा सा। हाँ, यदि आपको तीसरे घर में पहुंचाना है, तो आप उस ग्रह से संबंधित चीजों को हाथ में पहने या बाजू में पहने अपने। ये जो बाजू है वो है राइट हैंड साइड, क्योंकि काल पुरुष का जो चार्ट है उसका जो खाना नंबर 3 है वो राइट हैंड साइड आता है। इसलिए आप उसको खाना नंबर 3 में पहुंचाने के लिए राइट हैंड साइड में उस ग्रह से संबंधित चीजों को बांधें, बाजू में पहना दें या हाथ में पहन लें। खाना नंबर 4 में आपको यदि किसी ग्रह को पहुंचाना है, तो आप बहते हुए पानी में किसी भी चीज को, मतलब ग्रह से संबंधित चीजों को बहा दें, प्रवाहित करा दें। या जहाँ पे खेती होती है, तो आप देखेंगे कि खेती की जो जमीन होती है वो भी गीली ही होती है, तो वहां पे भी आप उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन ये जल प्रवाह का तो आप कर ही सकते हैं। 5वें घर में आपको यदि किसी को पहुंचाना है, तो आपको उस ग्रह से संबंधित चीजों को किसी सरकारी स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में उस चीज को पहुंचा दें। 6ठे घर में यदि किसी को पहुंचाना है, तो आप कुआं में, तालाब में या ऐसी जगह जो काफी गुप्त हो, छुपी हुई हो, रहस्यमयी हो, वहां पर आप उसको पहुंचा सकते हैं, जो किसी की नजर में ना हो। खाना नंबर 7 में आपको यदि किसी चीज को पहुंचाना है, तो वो आप वीरानी जमीन या पार्क में पहुंचा सकते हैं। जो जमीन खाली हो, ऐसे स्थानों में आप पहुंचा सकते हैं। खाना नंबर 8 में यदि किसी चीज को पहुंचाना है, किसी प्लेनेट को पहुंचाना है, तो आप उससे संबंधित चीजों को शमशान में करके आए, दबा कर आए या रख कर आए या छुपा कर, इस तरीके से कुछ करके आए जो शमशान में हो। 9वें घर में यदि आपको कोई प्लेनेट को पहुंचाना है, तो आप तीर्थ स्थान में होकर आए, वहां पर रख कर आए या वहां पे जल प्रवाह करें। तीर्थ स्थानों के जो जल प्रवाह के स्तंभ होंगे यदि उनके आसपास, तो वहां पर आप पहुंचा कर आए वो चीज। खाना नंबर 10 में आपको यदि किसी प्लेनेट को पहुंचाना है, तो आप सरकारी कार्यालय में या पिता का कोई जहाँ पे पिता काम करते हो या पिता रहते हो, पुश्तैनी घर, वहां पर आप पहुंचा सकते हैं। खाना नंबर 11 में यदि आपको किसी चीज को पहुंचाना है, तो खाना नंबर 11 के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बताया गया है खास, इसमें ग्रह के हिसाब से ही हम उपाय करते हैं। खाना नंबर 12 में यदि आपको किसी चीज को पहुंचाना है, तो आप अपने घर की छत या आकाश, आसमान की ओर या ऊंचाई वाले स्थान पे, जैसे हमारे घर में लॉफ्ट वगैरह होते हैं, वहां पर आप उस चीज को रख सकते हैं, टांग सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने कुंडली के किसी भी ग्रह को
वहां पर पहुंचा सकते हैं। अब आप इस चार्ट में थोड़ा देखेंगे कि गले में हमने क्यों पहनने को बोला है, धर्म स्थान को क्यों बोला, हाथ में क्यों बोला, जल प्रवाह क्यों बोला। तो आप जब इसके पीछे का साइंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि खाना नंबर एक व्यक्ति का शरीर होता है, लग्न होता है, जिससे व्यक्ति के बॉडी को दर्शाया जाता है। खाना नंबर एक हमारा सर है, इसलिए हमने हर एक चीज को गले में पहनाना है। अब गले में पहनाने का मतलब क्या है, ये हम अभी आपको बात करेंगे कि क्या पहना सकते हैं। खाना नंबर दूसरा हमने धर्म स्थान से जोड़ा है, मंदिर से जोड़ा है। मंदिर तो आप जानते ही हैं सभी लोग, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। खाना नंबर तीन बाजुआं हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के, जो राइट हैंड की जो बाजू आती हैं कालपुरुष की कुंडली के, वो खाना नंबर तीन है। खाना नंबर चार माता का है, जल का है, कर्क राशि होती है क्योंकि, इसलिए वहां पे बहता हुआ पानी है, खेती है, जमीन है। खाना नंबर पांच स्कूल है, क्योंकि खाना नंबर पांच एजुकेशन का है, शिक्षक का है। खाना नंबर छह अपने आप में गुप्त है, जमीन के नीचे की चीजें, कुआं, तालाब, ये सब जमीन के नीचे की चीजें होती हैं। खाना नंबर सात वीरानी चीजें होती हैं, जमीन चीजें होती हैं, पार्क हो गए, ऐसी जगह पहुंचा सकते हो। खाना नंबर आठ शमशान है। खाना नंबर नौ तीर्थ स्थान है। खाना नंबर 10 पिता का है, इसलिए सरकारी कार्यालय हो गया। खाना नंबर 12 छत है, आकाश है, आपकी ऊंचाई से ऊंचा स्थान। तो इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह को वहां पे पहुंचा सकते हैं। अब जैसे खाना नंबर एक में यदि किसी को पहुंचाना है तो सूर्य है, सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं, सूर्य। तो सूर्य में आप देखेंगे कि गले में आप क्या क्या पहना सकते हैं। एक तो लोग गले में कोई धागा पहन लेते हैं, है ना, लाल कलर का, पीला कलर का, नीले कलर का। तो आप उससे संबंधित कलर को, जिस ग्रह को आपको पहुंचाना है उसको धागा पहना दें। राहु है तो नीला पहना दें, गुरु है तो पीला पहना दें, मंगल है तो लाल पहना दें। अब कई लोग सोने की चैन भी पहनते हैं, तो आप सोने की चैन भी पहना सकते हैं, चांदी की चेन भी पहना सकते हैं, मोतियों की चेन पहना सकते हैं, क्रिस्टल की चेन पहना सकते हैं। तो जो भी संबंधित प्लेनेट है उससे संबंधित जो माला वगैरह आती हैं उससे संबंधित आप पहना सकते हैं। इसी प्रकार खाना नंबर दो हमारे, खाना नंबर दो धर्म स्थान का है, तो आप हर प्लेनेट से संबंधित जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, तो बृहस्पति की चीजें क्या है, केला है, चना की दाल है। आप चने की दाल को, केला को खाना नंबर दो में पहुंचा दीजिए, मतलब धर्म स्थानों में दान करके आ जाइए। बाजू है, आपने देखा हो कि हम बाजू में भी एक गड़ा सा बांध लेते हैं। तो जो भी प्लेनेट आपको खाना नंबर 3 में पहुंचाना है, तो उससे संबंधित या तो रतन, या तो उससे संबंधित कोई गड़ा उस कलर का या उस धातु का, वो आप हाथ में पहन लें। खाना नंबर 4 में आप इसी तरह से उस ग्रह से संबंधित चीजों को जल में प्रवाह करके पहुंचा सकते हैं। कोई पांचवें घर में सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में आप किताबों का दान कर सकते हैं, गुरु है तो। बुद्ध है तो आप सरकारी स्कूल में बच्चों को जाके कुछ हेल्प कर सकते हैं वहां पे। तो इस तरह से आप हर ग्रह से संबंधित जो भी चीजें हैं उन चीजों को आप
उस स्थान में पहुंचा सकते हैं जहां आपको पहुंचाना है, और जहां वो जो प्लेनेट है जाकर अच्छा रिजल्ट देने वाला हो। ऐसा भी नहीं है कि आप सारे के सारे ग्रहों को पहुंचा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए पहुंचा सकते हैं बट हमेशा के लिए नहीं, उसकी भी कुछ कंडीशन है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि उपायों की इस सीरीज में जितना आपको राशिफल का देखना है, ग्रह फल को देखना है ना, जब आप ग्रह फल का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खाना नंबर 2 में किसको पहुंचा सकते हैं, किसको नहीं पहुंचा सकते। इससे आपका थोड़ा वेरिफिकेशन और फिल्टर हो जाता है। तीसरा, जब आप उपायों की सीरीज की बात कर रहे थे तो मैंने आपको मनसुई प्लेनेट के बारे में बताया था कि आप यदि किसी ग्रह का उपाय करने जा रहे हैं तो आपको उस ग्रह से संबंधित भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि जब हम उस ग्रह से संबंधित उपाय कर रहे होते तो हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो लाल किताब ने हमें एक मनसुई ग्रह का कॉन्सेप्ट दिया है कि आप यदि मनसुई ग्रह का उपाय करा देते हैं, उसको ट्रांसफर करा देते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों से रिलीज मिल जाती है, मतलब हमारे उपाय लग जाते हैं। तो उपाय करते समय आपको मनसुई ग्रह का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ मनसुई ग्रह की टेबल शेयर की हुई है। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि खाना नंबर 10 में सूर्य है, तो सूर्य के मनसुई ग्रह कौन से हैं, मतलब सूर्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो जैसा कि आपको इस चार्ट में शो हो रहा होगा कि सूर्य बनता है बुध और शुक्र से मिलकर। तो बुध और शुक्र को जब हम देखते हैं कि खाना नंबर 10 में बुध कैसा होता है और शुक्र कैसा होता है, जब आप पीछे के चार्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे उसमें आप देखेंगे तो खाना नंबर 10 में बुध खराब होता है और शुक्र अच्छा होता है। तो आप क्या करते, आप ये करते कि आप, शुक्र तो अच्छा है ऑलरेडी, तो आपको शुक्र का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप बुध को ट्रांसफर कर दोगे। सर एक मिनट यहाँ क्वेश्चन पूछना था। सर जैसे आपने कहा कि जैसे सूर्य 10वें घर में है और वो बुध और शुक्र से मिलकर बन रहा है, अगर मान लीजिए हम शुक्र खराब वहां हो रहा है और शुक्र कुंडली में जो बैठा है वो अच्छी जगह बैठा है, तो क्या उसका भी उपाय करना पड़ेगा? शुक्र खराब कैसे हो रहा है? नहीं, जैसे मान लीजिए आपने जो है कहा कि शुक्र, मान लीजिए वहां पे बुध खराब हो रहा है या शुक्र खराब हो रहा है 10वें घर में, लेकिन कुंडली में शुक्र अच्छी जगह पे है, तो हमें क्या शुक्र का उपाय करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए ये खाना नंबर 10 है, और सन 2 ग्रहों से मिलकर बनता है, वीनस प्लस बुध। वीनस खाना नंबर 10 में अच्छा है और बुध खाना नंबर 10 में खराब है। अब आप सोचें कि ये जो सन है ये खाना नंबर 10 में है, शनि के घर में है, शनि यहाँ पे पक्का घर है, तो आप या तो फिर क्या करते कि सन को ट्रांसफर कराते, लेकिन हो सकता कि आपको रिजल्ट ना मिलते। तो आपने क्या किया, मनसुई ग्रह के सहारा लिया। तो आपने देखा कि सन बनता है वीनस से और बुध से, जिसमें वीनस तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है लेकिन बुध अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रांसफर किसको करोगे, बुध को ट्रांसफर कर दोगे। अब इसी केस में जैसे विशन जी का क्वेश्चन था कि यहाँ पर खाना नंबर 10 में बुध खराब रिजल्ट दे रहा है, लेकिन यदि बुध
जो वाकई में इनका बुध प्लेनेट है, मतलब रियल प्लेनेट, एक और बुध है, वो कुंडली में अच्छा है। ये प्लेनेट मान लीजिए यहाँ पे बुध का कौन सा घर होता है अर्पित जी, कहाँ पे जाके बुध अच्छा होता है? 7वां घर सर। तीसरा और छठा घर में। अच्छा सॉरी, ये तो उसका खुद का घर हो गया। बुध किस घर में पक्के घर का होता है? 7वें घर में सर। 7वें घर में सर, तो देखिए शुक्र के साथ। हाँ जी, बुध यहाँ पर बैठा हुआ है और एक बुध ये वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट, ये जो प्लेनेट है वो रियल प्लेनेट है, राइट? ये वाला, ये रियल है मतलब। और ये जो बुध है वो कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह है, मतलब बनाया हाँ गया बुध, बनाया गया बुध है ये, बनाया जी, गया है ये, है ना? इन दो प्लेनेट से मिलकर सन बना है, ये बनाया गया है। तो यदि ये बुध 7th हाउस में है, ये अच्छा है, और ये वाला बुध यहाँ पर आके खराब है, तो केवल आपको इस बुध का उपाय नहीं कर रहे हो आप, ये तो ऑलरेडी अच्छा है ही। आप तो इस वाले बुध का उपाय कर रहे हो ना, जो कृत्रिम है, जो आपने बनाया है, जो बना हुआ है। समझ में आया विशन जी? हाँ सर, ये बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है कि अगर इस वाले बुध को करेंगे तो दो दो बुध फिर हो जाएंगे कुंडली में। नहीं नहीं, ये बिल्कुल बुध दो दो हो जाते हैं, सारे प्लेनेट लाल किताब में दो दो हो जाते हैं, लेकिन एक जो बुध होता है वो कृत्रिम होता है और एक बुध रियल वाला होता है। तो सर यहाँ पे बुध को कहाँ पहुंचाना होगा 10वें घर पे? हाँ तो उस पर बात कर रहे हैं ना अब। तो आपने देखा कि खाना नंबर 10 में बुध खराब होता है, शुक्र अच्छा होता है। तो आप खाना नंबर 10 के शुक्र के कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र तो अच्छा ही है। अब आप किसका उपाय करेंगे? बुध का। तो खाना नंबर बुध का 10 का जो उपाय होता है ना, खाना नंबर जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसफर ही करना है, शिफ्टिंग ही करना है। आप खाना नंबर 10 के जो बुध के उपाय होते हैं, यदि आप वो भी कर लेते हैं तो आपको सूर्य अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। तो ये जो मैंने बताया ना कि शिफ्टिंग कराना है या उपाय कराना है, ये डिसाइड करने के लिए आपको। तो सर एक चीज यहाँ क्लियर कर दीजिए कि जैसे आपने लिखा है 10वें घर में सरकारी कार्यालय या पिता, तो हमें हाँ जी, बुध से संबंधित चीजें सरकारी कार्यालय या पिता के यहाँ पहुंचानी होगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो आपको बुध का जो खाना नंबर 10 का उपाय होता है वो आप हाँ हाँ। करेंगे, तो उसका वीनस तो अच्छा रिजल्ट देता ही है, दे रहा है। केवल सन और बुध अच्छा रिजल्ट देना वहां से चालू कर देंगे, तो यहाँ से आपका सन अच्छा हो जाएगा, है ना? तो उपाय करते समय आपको देखिए किन किन चीजों का याद रखना है। पहले तो आप देखेंगे कि राशि फल का ग्रह, ग्रह फल का ग्रह। दूसरा आप देखेंगे कि जरूरत भी है या नहीं है, मतलब पक्का, उच्च का, नीच का, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आप किसी भी ग्रह का उपाय करेंगे। और इसमें
जरूरी नहीं है कि हर ग्रह की शिफ्टिंग ही करना पड़े। हर ग्रह की शिफ्टिंग नहीं होती, मैंने आपको पहले ही कहा, वो कंडीशन है, वो चार्ट देख की प्रैक्टिस में आती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको राशिफल का ग्रह, ग्रहफल का ग्रह, पक्का, उच्च का, नीच का, इन सबको एनालिसिस करने के बाद जो फाइनली आप रिजल्ट डिसाइड करोगे, उसके बाद आप कोई उपाय कर रहे होते हो। तो जब हम अभी पूरी चार्ट सीरीज पे बात करेंगे ना, तो उसमें आपको डिटेल्स में बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो जब आप उपाय कर रहे हो तो आपको मनसुई ग्रह का तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ही है। कई बार हम उसी प्लेनेट का उपाय कर रहे होते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिल रहे होते हैं, लेकिन जब उसका उपाय कर रहे होते हैं तो हमें आराम नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम उसके मनसुई ग्रह को देखते हैं तो हमारे उपाय लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको मनसुई ग्रह का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बुनियादी ग्रह है। बुनियादी ग्रह का मतलब ये है कि हर घर अपने से 9वें घर को मदद करता है। हर घर अपने से 9वें घर को मदद करता है। ये बुनियादी ग्रह का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है क्या पहले? याद नहीं है सर। नहीं सर, नहीं पढ़ा सर। नहीं सर पढ़ाया। बुनियाद ग्रह के बारे में बताया, बुनियादी ग्रह के बारे में बताया थी, ये नहीं बताया था सर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बुनियाद ग्रह का मतलब ये है कि हर घर से 9वां घर उसका बुनियादी ग्रह होता है। जिस भी घर में कोई भी ग्रह वहां से, मतलब जिस भी घर में कोई ग्रह हो, उस घर से 9वां घर, है ना, 9वें घर में जो भी ग्रह होगा वो उसके लिए बुनियादी होगा, वो उसके लिए मित्र होगा। और बुनियादी ग्रह के जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। अब मान लीजिए कि 9वें घर में किसी भी ग्रह से उसका शत्रु ग्रह है, तब इस केस में रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। भले ही वो घर अच्छा है, भले ही वो घर सपोर्टेड है, बट वहां पे ग्रह अच्छा नहीं बैठा उसका। इस केस में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वर्ष फल में आएगा कोई अच्छा प्लेनेट, तो वहां से उसको सपोर्ट मिल जाएगा। ये स्थिति आपको लग्न चार्ट में भी देखनी है और आपको वर्षफल के चार्ट में भी देखनी है। सभी को ये चीज समझ में आ गई कि हर ग्रह से 9वां घर का जो ग्रह होता है वो उसके लिए बुनियादी होता है। लेकिन यदि 9वें घर में ऐसा कोई ग्रह बैठा हो जो उस ग्रह के लिए शत्रु हो, उसका मित्र ना होकर उसका शत्रु हो, तो वो जो बुनियादी ग्रह, मतलब अच्छा ग्रह रिजल्ट देना चाहिए, वो बुरा रिजल्ट देगा। सभी को बात समझ में आ गई? जी जी। सर। है ना, एग्जाम्पल समझ लो आप। देखो अभी सन कहाँ बैठा हुआ इस चार्ट में? 10th हाउस में। सन से यहाँ पर 9वें हाउस में मान लीजिए एक, मतलब सन को भी गिनना है। जब गिनती आप कर रहे हो तो हमेशा वहां उस प्लेनेट से भी गिनना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से गिनेंगे आप 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं। सन को भी गिनना है। सन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा है जो सन का मित्र है। अब सन का मित्र मान लीजिए यहाँ पे क्या बैठा है? गुरु बैठा है। तो ये तो सन का मित्र है। तो 9वें घर का जो ग्रह हो गया वो क्या हो गया? इनके लिए बुनियादी हो गया, मतलब इसको सपोर्ट करेगा। है ना, आप देखेंगे जब आप कर्म क्षेत्र कर रहे हो तो, मतलब तैयारी वगैरह कर रहे हो तो आपकी नौकरी लग जाती है। क्यों? क्योंकि 6 और 10 कर्म के हैं, नौकरी चाकरी के हैं। लेकिन इसी केस में यदि
हाउस नंबर 6 में कोई बुरा ग्रह बैठा हो, गुरु ना बैठ के शनि बैठा हो ना, तो ये तो शनि और सन दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो ये यहाँ पे गलत रिजल्ट देंगे, मतलब उस व्यक्ति की नौकरी चाकरी में प्रॉब्लम होगी। सभी को समझ में आ गया? जी जी। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में सर एक मिनट सोए। जाते हैं यहाँ पे। हाँ सर हाँ जैसे आपने कहा कि शनि मान लीजिए वहां बैठा है हाँ हाँ। और गुरु मतलब शनि यहाँ बैठा है, तो वो 9वें घर के लिए शत्रु का काम कर रहा है। तो सर यहाँ पर क्या उपाय कर सकते हैं फिर, जैसे आपने उपाय वाला बताया? नहीं नहीं, तो वो भी हम बताएंगे ना आपको, उसकी टेंशन अच्छा मत ठीक। लीजिए आप, है ना। ये बस देखिए कि ये कॉन्सेप्ट है सपोर्ट का। खाना नंबर 10 खाना नंबर 6 को सपोर्ट करता है, लेकिन यदि उसी केस में कोई गरा खराब प्लेनेट बैठ जाए तो वो आपको उसी क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम भी दे देगा। सर, अगर हम शनि से आगे 10 लेके चले, लेके मान लो तीसरा हाउस पड़ गया, तीसरा खाना पड़ गया, कौन सा? शनि से आगे 10वां लेके चले, हाँ हाँ। मतलब कि छठे हाउस से लेके चले अपना 10वां हाउस, 9 बना। तो तीसरा, हाँ नौवां नौवां, तो दूसरा बन गया सर। एक दो देखिए तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दूसरा घर बन गया सर, है ना। ये है शनि, ठीक है। यहाँ से आपने 9वां स्टार्ट, मतलब 9 गिनना स्टार्ट किए शनि को लेकर। जी। एक हम्म। ना, शनि एक, ये दो, ये 3 4 5 6 7 8 9, तो हाँ, दूसरा 9वां बन यहाँ पे क्या हो गया? 2। तो आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति की नौकरी अच्छी चलेगी उसके पास बैंक बैलेंस भी रहेगा, है ना। गया। ओके। ये जो केपी में कहते हैं ना 2 6 10 11, ये क्या है? ये कुछ इन्हीं से मिलते जुलते तो आए हैं। बिल्कुल सर। इसलिए लाल किताब में ये कहा गया है कि हर ग्रह से 9वां घर उसको सपोर्ट करेगा। अब इसी केस में आप सोच ले कि यहाँ पे शनि बैठा है, ये जो सन है वो यहाँ पर बैठ जाए सेकंड में, मतलब जो व्यक्ति कमाएगा तो वो बचा नहीं पाएगा, उसकी बचत नहीं हो पाएगी, हम्म। उसकी हम्म। सेविंग्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे शत्रु प्लेनेट बैठा है। जी। तो ये तो एक आपने देख लिया कि इसका एक लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट पे ये बिल्कुल बोल सकते हो कि यार तुम कमाओगे बट उतनी बचत नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, लेकिन जब ठीक ये चीज है। वर्ष फल में आएगी, तो वर्ष फल के केस में यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस होंगे कि एक तो ये केस हो सकता है कि खाना नंबर 6 में शनि बैठा है, खाना नंबर 2 में कोई ग्रह नहीं आया, तो सपोर्ट की तो बात ही नहीं होती, बट सपोर्ट होगा। एक ये केस है कि खाना नंबर 6 में शनि बैठा है लेकिन खाना नंबर 2 में सन आ गया वर्षफल में, तो वहां पे तो उस साल उसकी कोई बचत नहीं होने वाली है, जो उसने कमाया होगा वो सब चला जाना है। लेकिन खाना नंबर 6 में शनि बैठा है और उसका कोई मित्र प्लेनेट खाना नंबर 2 में आ जाए, तो आप उस साल उसको बोलेंगे कि जो तू इस साल कमाएगा वो तू बचत भी कर लेगा, क्योंकि वहां से सपोर्ट बन गया। समझ में आ गया आपको? सभी को समझ में आ गया? जी सर। जी जी हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये बुनियादी ग्रह होते हैं। फिर मैंने एक चीज और आपसे बताया था, सोए ग्रह का कॉन्सेप्ट, कि सोए ग्रह सोए हुए होते हैं। एक तो ग्रह सोया हुआ था और एक सोया भाव। तो देखिए, सोया भाव और सोया ग्रह
सोया भाव को तो एक्टिवेट किया जा सकता है। सोए ग्रह अपने आप में भी लाल किताब में कहा गया है कि हर ग्रह अपनी एक दशा ऐसी आती है, अपनी जीवन की एक उम्र ऐसी आती है कि वहां वो ग्रह खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यदि किसी की शादी हुई तो वहां पे शुक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, भले उसकी दशा चले ना चले। सही बात है ना? उसका शुक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि नौकरी चाकरी कर रहा है या नौकरी के लिए देख रहा है तो उसके लिए शनि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है, तो उस समय गुरु ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि किसी भी ग्रह की दशा चले या ना चले, वो ग्रह अपनी एज में आकर, जो उसका रोल काल होता है, जो उसका एक काल पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है, वहां पे जाके वो अपने आप एक्टिवेट होता है। तो गुरु हर व्यक्ति की उम्र में 16 साल से लेकर 22 साल तक में, है ना, 16 साल से 22 साल की उम्र में आके एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जब आपकी उम्र 16 साल होगी और 16 साल से 22 साल की जब उम्र चलेगी, उसके बीच में गुरु ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेगा, चाहे उसकी दशा चले या ना चले। इसी प्रकार सूर्य जो है वो 22 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र में एक्टिवेट रहता है। चंद्रमा 24 से 25 साल तक एक्टिवेट रहता है। शुक्र 25 से 28 साल तक एक्टिवेट रहता है। मंगल 28 से 34 साल तक एक्टिवेट रहता है। बुध 34 साल से 36 साल के लिए एक्टिवेट होता है। शनि 36 साल से 42 साल के लिए एक्टिवेट होता है। राहु 42 साल से 48 साल के लिए एक्टिवेट होता है। केतु जो है वो 48 साल से 51 साल तक एक्टिवेट होता है। अब आप बोलेंगे कि 51 साल के बाद क्या, उसके बाद कोई ग्रह एक्टिवेट नहीं होते क्या? तो नहीं, जितनी भी हमारी सारी चीजें होती हैं वो ज्यादातर 50 साल के बाद सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं कि अब जो चीज बन गई है वही चीज होने वाली है। ठीक है, जब हम आपको 35 साला चक्र और 36 साला चक्र बताएंगे अभी लाल किताब में दशाओं का सिस्टम, तब आप में थोड़ी सी ये चीज और क्लियर होगी कि इस उम्र में आके वो प्लेनेट जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो 50 साल इसमें बताए गए हैं, 51 साल तक, इस इनके बीच ही व्यक्ति सारी चीजें कर लेता है। उसकी शादी हो जाती है, उसकी एजुकेशन हो जाती है, वो नौकरी चाकरी में सेट सेट हो जाता है, सारी चीजें इस उम्र तक हो जाती हैं। फिर जो व्यक्ति इस उम्र में जो भी करता है, बाकी के जो 50 साल होते हैं वो उनका भोग करता है, कम या ज्यादा जो उसने किया है वो उसको मिलता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से, कि यदि गुरु की उम्र 16 साल से 22 साल तक रहेगी और सूर्य की उम्र 22 साल से शुरू होकर 24 साल तक रहेगी, तो वैसे ही चंद्रमा की जो उम्र है वो 24 साल से शुरू होकर 25 साल तक रहेगी। तो आप देखेंगे कि जब आपका एजुकेशन सिस्टम चल रहा होता है, मीन अपना कॉलेज के टाइम का, तो उस समय आपकी गुरु की ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहता है उस टाइम। तो आप देखें कि भले ही ये जो प्लेनेट है वो कुंडली में कहीं भी बैठा हो, सोया हुआ हो या मंदा हो, है ना, भले वो मंदा हो, सोया हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी उम्र में आकर उस वक्त वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अच्छा या बुरा रिजल्ट देना चालू कर देता है। और यदि कुंडली में कोई मंदा ग्रह है, मतलब सोया हुआ ग्रह है, वो पहले जाग जाए, अपनी उम्र से पहले जाग जाए,
तो क्या होगा? तो वो बुरा असर तो करेगा, लेकिन वो उतना बुरा नहीं करेगा जब वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, जब उसकी खुद की दशा आती है। तो यदि किसी का गुरु 16 साल की उम्र में आके एक्टिवेट होता है, और यदि वो बुरा है, बुरा रिजल्ट देने वाला है, मतलब कुंडली के लिए बुरा है गुरु, तो वो 16 साल जब आएगी हमारी उम्र, तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और फिर हमें बुरे रिजल्ट मिलेंगे, मतलब बहुत बुरा कर सकता है उस टाइम। तो लाल किताब में कहा गया है कि जो मंदे या सोए हुए ग्रह रहते हैं, जो बुरे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं उस उम्र में आकर। जबकि लाल किताब में कहा है कि जो ग्रह बुरा है उसे आपको एक्टिवेट नहीं करना है, उसे सोने दो आप, उसका कभी भी जगाने का काम नहीं करना है, जगाने का कोई भी उपाय उसको नहीं करना है। ये लाल किताब में कहा गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाल किताब ने कहा है कि वो ग्रह एक उम्र में आके एक्टिवेट तो होता है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय, कि जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है और वो एक्टिवेट होने वाला है, तो आप उसको उम्र से पहले जगा दीजिए। आप क्या करें, उसको उम्र से पहले जगा दें। मतलब यदि गुरु 16 साल में एक्टिवेट होने वाला था, तो आप उसको 12 साल की उम्र में जगा दें, मतलब 6 साल पहले आप उसको जगा दें। तो जितना बुरा असर वो आपके 16 साल में आकर देने वाला था, वो उतना नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हम यदि किसी को ग्रह को जगा भी देंगे तो कितना जगाएंगे, किसी रेमेडीज का रिजल्ट कितना होता है, 70 से 80% का रिजल्ट होता है रेमेडीज का। तो आपने यदि किसी रेमेडीज का उपयोग करके जगा भी दिया 12 साल की उम्र में, तो वो कितना रिजल्ट देगा? आपका जो मेन काम है 16 साल की उम्र में, एजुकेशन का, नौकरी का, वो बिगड़ने से बच जाता है। तो लाल किताब में यही हिदायत दी गई है कि जो भी ग्रह खराब है वो एक टाइम इंटरवल में आके एक्टिवेट होगा, तो आप उस खराब ग्रह को उसकी उम्र से पहले जगा दें, ताकि जो आपको खराब ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है वो उतना खराब नहीं हो पाएगा। है ना? जैसे गुरु है, जब 16 साल में आएगा तो भाई आप वहां पे कोई काम स्टार्ट करते हो, अपना एजुकेशन स्टार्ट करते हो, वहां से आप सोचना चालू कर देते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब इस केस में यदि गुरु वहां पे एक्टिवेट होगा और आपकी कुंडली में खराब है, तो आपका तो कारोबार गड़बड़ जाएगा, आपका एजुकेशन खराब हो जाएगा। तो इसी गुरु को यदि आप पहले जगा दें, 6 साल पहले, तो आप देखिएगा कि आपका जो एजुकेशन खराब होना था वो अब उतना खराब नहीं हो पाएगा जितना खराब हो जाता। तो ये चीज सभी को समझ में आ गई? हेलो जी सर। हरप्रीत जी। जी सर। है ना? देखिए, यदि आप किसी को घर बनाना है, तो लाल किताब में कहा है कि 36 साल की उम्र में आके शनि एक्टिवेट होता है, और जब शनि एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति का घर बन जाता है। मतलब घर बनने में सबसे पहला हाथ शनि का ही होता है। अब शनि एक्टिवेट होता है 36 साल में, और यदि किसी की कुंडली में शनि खराब है, लेकिन वो 36 साल में एक्टिवेट तो होगा, अब वहां पे जाके वो अच्छा रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट होगा? तो आप 36 साल से 42 साल की उम्र तक चलेगा, तो आप उस शनि का उपाय 36 साल से पहले उसको जगा दें।
यदि आप उस वहां पे जगा देंगे तो जो शनि रिजल्ट देने वाला होगा वो उतना नहीं देगा खराब। अब तो आप सभी को ये चीज समझ में आ गई? जी। अब लाल किताब में, मतलब लाल किताब में धन की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें जगाना कैसे होता है फिर? उनका कोई उपाय करना है या वो काम पहले हाँ स्टार्ट हाँ, कर दें? उपाय काम मतलब उपाय करना या वही देखो काम तो स्टार्ट होगा नहीं। अब जैसे यदि किसी को कारोबार 20 साल की उम्र में करना है तो वो तो 20 साल में ही करेगा ना। हाँ वही है, शादी के टाइम पे शादी करेगा, वो पहले थोड़ा करवा हाँ, देंगे। तो आपको उस ग्रह का उपाय कराना है ना। उस ग्रह को आपको उपाय कराना है बस, जी। और कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं लाल किताब के माध्यम से धन की स्थिति के बारे में, कि यदि इस प्रकार की कुछ कंडीशन होंगी तो लाल किताब में कहा गया है कि आपके पास अच्छा धन होगा। तो मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, आप सभी अपने अपने चार्ट में देखना। बताओ जी बताओ। देखते पहली हैं ज्यादा कंडीशन टिकता है ये क्या है नहीं। पहली कंडीशन है कि यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो या 4 में हो, या फिर दो में तो बैठा खाना है, नंबर बैठा दो। 2 में और खाना नंबर 4 में जब भी वर्षफल में चंद्रमा आता है उस साल व्यक्ति के पास पैसा अच्छा होता है ना। तो देखिए यदि किसी के लाल किताब के चार्ट में खाना नंबर 2 में या 4 में चंद्रमा होगा तो उस समय मतलब उस व्यक्ति के पास हमेशा के लिए पैसा तो अच्छा खासा रहेगा ही। लेकिन अब यदि ये दो स्थितियां नहीं है उसकी कुंडली के चार्ट में, तो आप फिर देखें कि जब खाना नंबर 2 में और 4 में वो वर्षफल में आएगा तब उस साल जातक को अच्छा पैसा मिलेगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा जिस घर में हो, चंद्रमा जिस घर में हो और उस मालिक मतलब उस घर का मालिक ग्रह चंद्रमा के घर में हो, चंद्रमा जिस घर में हो उस घर का जो मालिक ग्रह है वो चंद्रमा के घर में हो या साथ हो, जो जातक के पास अच्छा पैसा होता है। साथ ही साथ यदि यही कंडीशन आप वर्षफल में हो जाए कि चंद्रमा जिस घर में है उस घर का मालिक यदि वर्षफल में चंद्रमा के घर में आ जाए तो उस साल व्यक्ति के पास पैसा अच्छा होता है, अच्छा आता है। सर मेरा पहला वाला मैच कर रहा है, मतलब इस साल पैसा आएगा। पहला वाला कौन सा? चंद्रमा खाना नंबर 2 या 4 में हो? हाँ वो वर्ष वाले मैच कर रहा है, ऐसे नहीं। इन सब मेरा तो वैसे ही बैठा है लगन में दो में, लेकिन पैसा तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, नहीं पैसा तो होगा आपके पास। सर था लेकिन कोरोना खा गया सर। बताया तो था आपको। तो ये जो कंडीशन है वो आपको लग्न चार्ट में भी देखना है, मतलब लाल किताब के चार्ट में, और वर्षफल के चार्ट में भी देखना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि यदि चंद्रमा 12th हाउस में है ना, यदि चंद्रमा 12th हाउस में है, अब यहाँ पे घर का मालिक को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूजन होंगे इधर पे, क्योंकि जी। वैदिक वाले सोचेंगे कि घर का मालिक मतलब राशि लॉर्ड। तो यहाँ पे आपको राशि लॉर्ड को नहीं देखना है, आपको देखना है कि उस घर का मालिक कौन होता है लाल किताब के अनुसार।
तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि यदि चंद्रमा 12वें खाने पर हो, ठीक है, मून आपके 12वें खाने पर है, और 12वें भाव का मालिक कौन है? हम्म 12वें घर का मालिक तो सर बृहस्पति हुआ। बिल्कुल। और चौथे खाने का चंद्रमा हुआ। चंद्रमा। तो यदि बृहस्पति चंद्रमा के घर में चला जाए और बृहस्पति चंद्रमा के घर में चला जाए और चंद्रमा बृहस्पति के घर में चले जाए, यदि कुछ इस तरह से योग बना हुआ है चार्ट में, तो आपके पास अच्छा धन होगा, ठीक है। और यही स्थिति यदि आपके वर्षफल के चार्ट में बन जाए, मान लीजिए योग नहीं भी है, तो उस साल जातक के पास अच्छा पैसा होता है। सर जी अगर ये दोनों ही दूसरे खाने में बैठे हों, चंद्रमा और गुरु, हाँ, चंद्रमा और गुरु सर दोनों बैठे हों दूसरे हाँ, खाने में, जैसे मेरे चार्ट में वैसे ही पूछ रहा हूँ सर। हाँ, अभी देखो, चंद्रमा। अभी हम एक चार्ट लास्ट में लेते हैं ना अभी आपका, ठीक है। हाँ चल। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये हो गई। देखिए, आपने जो कंडीशन कही ना कि मेरा चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठा हो सेकंड खाने में, जी। मैंने क्या कहा है कि खाना नंबर 2 का जो स्वामी है वो भी उसके साथ बैठना चाहिए, या उनका एक्सचेंज ऑफ हाउस होना चाहिए। तो खाना नंबर 2 का कौन है? शुक्र। हम्म खाना नंबर खाना 2 का नंबर 2 का गुरु। खाना नंबर 2 का गुरु है ना। जी। तो गुरु का तो सर पक्का घर हुआ ना वो, हाँ हाँ, लेकिन उसका तो मालिक तो शुक्र ही होगा। ये मैं आपको, देखिए आप लोग ना उस हिसाब से सोच रहे हैं, आई थिंक राशि के अनुसार तो नहीं सोच रहे। हाँ, दूसरा भाव तो शुक्र का मतलब वृषभ हुआ ना, दूसरी राशि में आएगा आपको तो। राशि नहीं देखनी है, आपको राशि नहीं देखनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लाल किताब है, इसमें आपको राशि का ध्यान नहीं रखना है, इसमें देखना है कि दूसरे हाउस का कारकत्व किसके पास है। तो दूसरा हाउस गुरु के पास कौन? है। तो ठीक है सर, गुरु के इनके पास चार्ट में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे, है। जी। तो इनके पास धन होगा। और यदि यही स्थिति इनके वर्षफल चार्ट में बन जाए तो उस साल इनके पास पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि चंद्रमा जिस घर में हो, चंद्रमा जिस घर में हो और उस घर का मालिक ग्रह अच्छे घर में चला जाए, तो भी जातक के पास पैसा अच्छा होगा। और यही स्थिति यदि वर्षफल के चार्ट में बन जाए तो भी जातक को पैसा आ जाएगा उस साल। जातक जिस मतलब चंद्रमा जिस घर में हो, मान लीजिए चंद्रमा 9वें घर में है। अब 9वें घर का क्या होता है मालिक? 9वें लाल घर का किताब। गुरु। गुरु, हाँ। है ना। तो यदि गुरु अच्छे घर में चला जाए, अपने मित्र के घर में चला जाए जहां वो उच्च का वगैरह होता है, जहां उसको संतुष्टि मिलती है ना, तो वहां जाके यदि वहां चला जाता है तो भी जातक के पास पैसा होगा। नेक्स्ट कंडीशन, यदि चौथा घर खाली हो और चंद्रमा 1 4 7 10 से बाहर हो, यदि चौथा घर भी खाली हो और चंद्रमा 1 4 7 और 10 में ना हो, और वो किसी भी घर के मतलब किसी भी प्लेनेट के साथ हो, तो जातक के पैसा अच्छा होगा।
ये कंडीशन तो मेरे पास बनती है। तो आपके पास भी पैसा बहुत है सर। राहु अगर खाना नंबर 2 में हो या खाना नंबर 4 में हो तो ज्यादा के पास पैसा अच्छा रहेगा। किसी के है? या चंद्रमा राहु की युति और चंद्रमा केतु की युति यदि खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 के किसी भी हाउस में होती है, किसी भी खाने में होती है, तो भी जातक के पास पैसा अच्छा होता है। ये कंडीशन समझ में आ गया आपको कि यदि चंद्र राहु की होती है और चंद्र केतु की यदि खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 के किसी भी खाने में होती है तो उसके जातक के पास अच्छा पैसा रहता है। भी दोनों इकट्ठे बैठे हों। हाँ हाँ, दोनों इकट्ठे ही। अगर चौथा घर खाली हो तो जीवन भर जातक को तरक्की मिलती रहेगी। ठीक है, अगर चौथा घर खाली होता है तो जातक को जिंदगी भर की तरक्की मिलती है। या फिर गुरु खाना नंबर 4 में हो तो भी जातक को तरक्की मिलती रहती है जीवन भर, क्योंकि गुरु खाना नंबर 4 में उच्च का हो जाता है, कर्क राशि का। इस केस में यदि उस जातक पर कोई समस्या आती है तो उसे उस मुसीबतों से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता होगा। ये कंडीशन भी मेरे चार्ट में बनती है ना। और जितनी भी मैंने आपको कंडीशन बताई हैं वो यदि वर्षफल के चार्ट में भी आ जाती हैं तो आपको उस साल धन प्राप्त होगा। तो इसमें से कोई भी कंडीशन आप लोगों के चार्ट में अप्लाई होती है तो आप देख लो अपने अपने धन की स्थिति फिर। अंशु जी? मेरा दूसरे चौथे में ही है चंद्रमा। अच्छा अच्छा, चौथे में सर क्या है आपका? गुरु है? चंद्रमा 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 है, अच्छा। कर्क राशि कर्क लग्न है ना मेरा। हाँ गुरु हाँ उच्च हाँ, का है लग्न में। अच्छा। सर अगर 4th हाउस आपने खाली बताया हो तो भी? हाँ, खाली भी हो तो। तो मेरा भी खाली है फिर तो 4th तो सर। विशन जी, आपकी कंडीशन है कुछ इस तरह से? हाँ सर, इस वर्ष वर्षफल में है चंद्रमा दूसरे भाव में, अच्छा, तो अंतर तो आया है सर। पैसा वैसा आया है? हाँ, वो पहले जो हम लोग को पेमेंट हाफ मिल रही थी तो मई के बाद फुल हो गई। अच्छा। कोरोना के कारण हाफ मिल रही थी, हाँ हाँ, वो पेमेंट फुल हो गई। अच्छा। सर जिनके लगन चार्ट में अगर ये ऑलरेडी है और वर्षफल में भी आ जाए वो, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। उनके लिए बहुत अच्छा है। ये उनके लिए तो उस ईश्वर ने, उस कुदरत ने उसको हमेशा के लिए एक वरदान देके भेजा है। लेकिन यदि उस साल में वो चीज बनती है तो उस साल आपके लिए वो हम्म। चीज अच्छी रहेगी। चलो वेट करते हैं फिर चंद्रमा दूसरे में कब आएगा। सर जैसे आपने यहाँ कहा है कि हाँ राहु दूसरे में हो हाँ हाँ तो उसका उपाय भी नहीं करते, हाँ जी। और जो है आपने पहले बताया था। अब यहाँ पर राहु अगर दूसरे में है तो खराब भी तो है सर। ग्रह फल का ग्रह है ना वो। अच्छा। तो मैंने क्या कहा, यदि खाना नंबर 2 में राहु हो तो वो ग्रह फल का ग्रह हो जाता है। और ग्रह फल के ग्रह को आप शिफ्टिंग नहीं करा सकते केवल, लेकिन खाना नंबर 2 का जो राहु का उपाय होता है वो आप कर सकते हो। ये जो आज आपने बताया उसके आधार पे? हाँ जी, अच्छा। उसको आप शिफ्ट नहीं करा सकते हो कहीं पे भी। जैसे ये जो मैंने नियम बताया ना कि गले में पहन लो, बाजू में पहन लो, सरकारी संस्थाओं हाँ में हाँ पहन हाँ लो, हाँ। ये नहीं कर सकते आप।
लेकिन खाना नंबर 2 का जो राहु का उपाय होता है वो कर सकते हो। है ना, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको खाना नंबर 2 का जो राहु है उससे संबंधित जो उपाय, मतलब उससे संबंधित जो चीजें होती हैं, जो कष्ट हैं, वो आपको परमानेंट दिए हैं कि आपको वो तो भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को ये ग्रह स्थिति समझ में आ गई, चंद्रमा की जी सर। स्थिति ऐसे की। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? नहीं सर। ठीक है, अब आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस और 1-2 क्लासेस में हमारा ये पूरा बेसिक्स कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम पूरे ग्रहों की सीरीज पढ़ेंगे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ जाएगा, तो क्या उसके रिजल्ट होते हैं, क्या उसकी निशानियां होती हैं। सर एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ हाँ, वो उनके वीडियो अगर एडिट हो गए हो तो डाल दीजिए सर, थोड़ा सा तब तक हम लोग वो कर ले, रिपीट कर लें एक बार, कई बार। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर, धन्यवाद सर। सर राहु पहले घर में हो तो वो नहीं धन लेके आता? नहीं नहीं नहीं, वो तो मंगल का घर हो गया ना लाल किताब के हिसाब से। मंगल मंगल का हो गया। एक चीज यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि आपने जो लाल किताब का चार्ट देखा है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब मैं प्रेडिक्शंस करना मतलब प्रेडिक्टेड चीजें बताऊंगा, तो लाल किताब का तो आप चार्ट देखिए ही देखिए, साथ में आप भाव चले चार्ट भी देखिए कि शायद आपका हो कि लाल किताब के चार्ट के हिसाब से ये कंडीशन बन रही हो, लेकिन आपके जीवन में उससे संबंधित घटना ना घटती हो। जी। तो आप देखें कि वो भाव चले चार्ट में कहीं ग्रह बदल तो नहीं गया, उसका प्लेनेट, उसका खाना। यदि वहां पे भाव चले चार्ट में बदल गया होगा तो रिजल्ट फिर बदल गए हैं। प्रेडिक्शन में सर चलित जी, का बड़ा रोल है। सर ये हर साल बाद बदलते हैं ये चलित वाला, या नहीं नहीं क्या? नहीं, ये एक ही बार जब आपका जन्म होता है तभी बदलते हैं, इसके बाद नहीं ओके बदलते। ओके ओके, ठीक सर, ठीक। तो आपको लाल किताब का चार्ट से ग्रहों का प्रेडिक्शन करते वक्त आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको भाव चलित चार्ट से भी स्थिति देख लेनी है। केवल स्थिति अगर सर देखनी है, बाकी रूल वगैरह सब यही है, यही लगाने हैं आपको सब में। सर अगर स्थिति बदली हो और लगते हैं। हाँ हाँ, रूल हाँ, तो यही चलित का ही रहेंगे, देखना है, बिल्कुल। रूल ठीक तो आपको यही देखने हैं, है ना, बट आप चलित ठीक सर, चार्ट को जरूर देखें। जिसमें बेनिफिट होगा वो रख ले हम भी, ये ठीक है अपना है। हाँ नहीं, देखो कई लोगों को क्या होता है कि लाल किताब का जो चार्ट बनता है, जैसे D1 चार्ट कहें या लग्न चार्ट कहें, वो नहीं भी बदलता है, लेकिन कई जी। लोगों का एकदम से पूरे बहुत सारे प्लेनेट बदल जाते हैं, हम्म। है ना। तो आप जैसे आप ही लोगों का है, तो आप में से शायद किसी का बदल गया हो, किसी का नहीं भी बदला हो कुछ प्लेनेट। ठीक। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। कल की क्लास और हमारी कुछ बेसिक्स पे रहेगी, फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो पूरे ग्रहों की सीरीज, मतलब एडवांस कोर्स स्टार्ट हो जाएगा वहां से, जिसपे हम जी सर। उपायों पे भी बात करेंगे कि क्या उपाय होते हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और क्या हो सकता है उसमें, इस पे बात करेंगे। कल की क्लास भी 6 बजे ही रहेगी। ठीक है सर। जी हाँ, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। और कल हमारा एक धन्यवाद और, सर। कल बहुत बहुत हमारी धन्यवाद। क्लास का एक डेमो भी है समुद्र भद्र चक्र की, तो आप सभी उसमें जी। इनवाइटेड हैं। अब सर जी कल है, कल 8 बजे। 8 बजे, अच्छा। हाँ, ठीक है सर, ठीक। है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर्वतोभद्र चक्र थैंक यू में गुरुदेव, लेना थैंक चाहते थे, लेकिन एक साथ कितनी चीजें करें ये समझ नहीं आया, इसलिए हुआ कि अभी थोड़ा इंतजार करो। नहीं नहीं, देखिए उसमें तो वैसे भी हम लोग जिसको वैदिक का नॉलेज नहीं है उसको वैसे भी नहीं पढ़ाते,
अच्छा। ये वैदिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है उसके लिए। हम्म, वो तो एस्ट्रोनॉमी है, वो तो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है। अच्छा सर। हम्म, वो तो ऊपर से जाएगा नहीं तो पूरा।